नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 23। तो दोस्तों, आगे की कहानी को समझने के लिए पीछे की कहानी पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कहानी में देविका आहूजा की ठीक होने पर एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में गौरी की एंट्री होती है, वो भी पुलिस के साथ। अब कहानी के आगे। पर अभी भी कुणाल और सलोनी एक दूसरे से गले लगकर खुशी के आंसू बहा रहे थे। सलोनी के लिए तो ये सब कुछ एक सपने की तरह था। पहले कुणाल का सलोनी को उसके सावले रंग के साथ अपना लेना, फिर देविका भाभी का ठीक होकर घर लौटना। देविका की तबीयत ठीक होकर घर आने की बात सुनकर कुणाल और सलोनी बहुत खुश थे। और अगले ही दिन सलोनी सुबह जल्दी ही उठकर पूरे घर को फूलों से सजाने में लगी थी। तरह तरह के पकवान खुद सलोनी ने अपने भैया और भाभी के लिए बनाया था। पूरे घर में खुशी का माहौल और रौनक थी। भगवान के सामने सलोनी हाथ जोड़कर खड़ी थी और मन प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा सदैव इस घर पर और देविका भाभी पर बनाए रखना। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। न जाने उन्हें किसकी नज़र लग गई है और उन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। पर भगवान, अब जो आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा कभी भी मुझसे नहीं हटाना, क्योंकि जितना आपने मुझे दिया है मैं वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इसलिए अब मुझे इतना खुश करके कोई और दुख मत देना। और तभी कुणाल भागकर सलोनी के पास आया। खुशी से झूमते हुए उसने सलोनी को बताया कि भैया, भाभी की गाड़ी आ चुकी है, तुम चलो जल्दी। सलोनी ने कुणाल से कहा कि आप चलिए, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। आखिर इस घर की लक्ष्मी अपने घर वापस आ रही है। इतनों दिनों के बाद उनका स्वागतम तो उनकी आरती करके ही करना होगा। सलोनी की बात सुनकर कुणाल की आंखें भर आई और उसने मन ही मन में सोचा कि ये मेरी भाभी के लिए मुझसे भी ज़्यादा सोचती है। अब समझ में आया कि भगवान, मैं आपके दिए हुए इस आशीर्वाद को समझ नहीं पाया। आपने तो मुझे वही दिया था जो मैंने आपसे मांगा था, कि एक ऐसी लड़की जो मुझे प्यार करे और मेरे भैया भाभी को मुझसे भी ज़्यादा सम्मान करे। और सलोनी हूबहू वैसी ही है, मुझसे ज़्यादा मेरे भैया भाभी के लिए सोचती है। और मैंने अपनी प्रार्थना में आपसे ये तो कहा ही नहीं था कि मुझे सावली नहीं बल्कि गोरी लड़की देना। इसलिए आपने मुझे वो दिया जितना मैंने मांगा, और गोरी जैसी लड़की को भेजकर मुझे ये काले और गोरे का पाठ भी पढ़ा दिया कि सुंदर होने से कुछ नहीं होता, इंसान के अंदर गुण भी होने चाहिए अपने घर को संभालने और उसे जोड़ के रखने के। वरना कभी कभी सुंदरता घर टूटने का नहीं बल्कि रिश्ता टूटने का भी कारण बन जाती है। सलोनी ने कुणाल की तरफ देखा और कहा कि आपको क्या हुआ, अब इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? कुणाल ने कहा कि कुछ नहीं सलोनी, मैं जाता हूँ और तुम भी जल्दी ही आ जाना। देव आहूजा और देविका दोनों ही अपने घर की चौखट पर खड़े थे और इतने दिनों के बाद जब देविका ने अपना घर देखा तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो देव आहूजा के गले लगकर सिसक कर रोने लगी। तभी वहाँ पर मुस्कुराता चेहरा लेकर सलोनी आई और उसने अपनी भाभी के पैर छूते हुए कहा कि अब रोने के दिन गए भाभी, अब तो हमारे हंसने और खिलखिलाने के दिन है। तभी देविका ने जब सलोनी को देखा तो वो उसे गले लगकर रोने लगी और उसने कहा कि तुम अभी भी इस घर में हो, तुमने अपना किया वादा निभाया सलोनी। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहूँगी। तुमने जो भी मेरे और इस घर के लिए किया है मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। पर अब तुम्हें इस जोर ज़बरदस्ती के बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो अभी ही इस घर को छोड़कर जा सकती हो। सलोनी ने कहा कि भाभी, आप अभी तो इस घर में आई हैं और आप ये सब बातें करने लगी।
आज हमारे लिए कितना खुशी का दिन है कि आज इस घर में हमारे राम जी और सीता जी जैसे भैया और भाभी घर वापस लौट कर आए हैं अपना वनवास खत्म करके। तो ये गले शिकवे हम बाद में दूर कर लेंगे। अभी आपका और भैया का स्वागत करने दीजिए मुझे, और अंदर आकर जल्दी ही आप मेरी रंगोली देखिए जो मैंने आपके घर वापस आने की खुशी में बनाई है। सलोनी ने देव और देविका दोनों की आरती उतारकर बड़ी खुशी से स्वागतम किया और अंदर बुलाया। अंदर आते ही देविका ने अपने पूरे घर को देखा और वो घर उसे वैसा ही मिला जैसे कि वो छोड़कर गई थी। फिर उसकी नज़र सलोनी की बनाई रंगोली पर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू निकल आए और वो सलोनी के गले लगी और कहने लगी कि सलोनी तुम इंसान नहीं हो बल्कि कोई महान शक्ति ही हो, क्योंकि एक आम इंसान तो कभी भी किसी के लिए ऐसा कर नहीं सकता है जितना कि तुमने मेरे लिए किया है, जबकि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये घर आज भी वैसा ही है सलोनी जैसे मैं छोड़कर गई थी, पर इसके बदले शायद मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ और दर्द दे दिया। कुणाल की हिम्मत अभी भी नहीं हो रही थी कि वो अपनी भाभी से जाकर मिले, क्योंकि जब से उसे सलोनी के गुणों का एहसास हुआ तो उसे अपनी बातें और व्यवहार का भी ख्याल आया। जब उसने अपनी शादी के अगले ही दिन अपने भैया और भाभी पर इतना सवाल और नियत पर उंगली उठाई थी, इसलिए वो दूर से ही खड़े होकर अपनी भाभी को निहारता रहा। तभी सलोनी ने भाभी को कुणाल के एक्सीडेंट और कुणाल का सलोनी के बदले हुए बर्ताव के बारे में बताया, जिसे सुनकर देव आहूजा और देविका को यकीन ही नहीं हो रहा था। देविका ने तो सलोनी से कहा भी कि सलोनी अब तुम्हें और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं तुम दोनों के रिश्ते की सच्चाई को भी अपना चुकी हूँ, इसलिए तुम कुणाल की गलती पर पर्दा मत डालो। तभी सलोनी ने देविका के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि भाभी मैं सच बोल रही हूँ, मेरे और कुणाल के बीच में अब पति और पत्नी वाला रिश्ता है और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। सलोनी के ऐसा करने पर देव आहूजा और देविका की आंखें फटी की फटी रह गई और उन दोनों के ही चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई और देविका ने सलोनी से कहा कि क्या तुम सच कह रही हो सलोनी? तब सलोनी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर देविका ने खुशी से सलोनी को गले लगा लिया और देव आहूजा ने दूर खड़े अपने भाई कुणाल को खुशी से गोद में उठा लिया और पूरा घर खुशी से झूमने लगा। फिर कुणाल अपना सिर नीचे करते हुए देविका के पास आया और उसके चरणों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे भैया और भाभी माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी मैंने आप दोनों के साथ बदतमीजी की और आपके प्यार पर सवाल उठाया। मैं आप लोगों की माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तभी देविका ने कुणाल को अपने पैरों से ऊपर उठाया और अपने सीने से लगाते हुए बोली कि तूने रंग और गुणों के बीच में फ़र्क तो समझकर सलोनी को अपना लिया, इससे ज़्यादा मेरे और तेरे भैया के लिए और कुछ भी नहीं है। कुणाल तू मेरे कल भी बच्चा था और आज भी है और हमेशा रहेगा, और मुझे गर्व है कि तभी कुणाल ने अपनी भाभी को आगे बोलने से रोक दिया। कुणाल और सलोनी के एक हो जाने से पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया था और अब तो देविका की भी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और सब साथ में खुशी खुशी रह रहे थे। देव आहूजा वापस से अपनी कंपनी में अपने बिजनेस को संभालने के लिए लौट चुका था और साथ ही अब कुणाल भी अपने बड़े भैया के बिजनेस को बेखूबी चला रहा था। घर पर सलोनी देविका का बहुत ध्यान रखती और देविका भी सलोनी की मदद के लिए आगे पीछे लगी रहती थी। सलोनी का घर अब सही तरीके से चल रहा था और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक दिन देव आहूजा और कुणाल जल्दी ही ऑफिस से घर आ गए और सबने मिलकर घर पर एक साथ बैठकर
बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी कुणाल ने देव आहूजा से कहा कि भैया, मेरे दिमाग में एक बात है, अगर आप कहे तो मैं तो आपसे और भाभी के सामने अपनी बात रखूं। देविका ने कहा कि कुणाल, तुम्हें कब से अपने मन की बात कहने के लिए अपने भैया भाभी की परमिशन की जरूरत होने लगी। तभी कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो भाभी, आप ठीक हो गई हो और भैया भी बहुत लंबे समय के बाद ऑफिस लौट आए हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्यों न घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी जाए, जिससे हमारे घर का थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाएगा और सबको आपसे, भैया और साथ ही सलोनी से भी मिलने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि सलोनी की मुंह दिखाई में जो कुछ भी हुआ था वो सब ठीक नहीं था। इसलिए मैं बीता हुआ वक्त तो वापस लौट कर नहीं ला सकता, पर आने वाले वक्त को जरूर अच्छा करने की कोशिश कर सकता हूँ। देव और देविका कुणाल के मुंह से सलोनी के लिए इतनी परवाह देखकर बहुत खुश हुए और देव आहूजा ने तो खुशी के मारे जोर से कहा कि शुभ काम में देरी कैसे, हम कल ही ये पार्टी घर पर रखेंगे और तुम कुणाल असिस्टेंट को कहकर कल के इनविटेशन कार्ड को बनवाने का ऑर्डर दे दो। देविका ने कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी, ना तो मेरे पास कोई नई साड़ी है और न ही अभी तक पार्लर गई हूँ, और फिर ये हमारी सलोनी की मुंह दिखाई है, कम से कम इसके लिए तो कुछ नया होना चाहिए। तब देव आहूजा ने अपने सारे कार्ड निकाल कर सलोनी के हाथ में दे दिए और कहा कि जो भी पसंद हो और जो भी चाहिए सलोनी, तुम जाओ और जाकर बिना किसी झिझक के ले लेना। तभी सलोनी ने देविका की तरफ देखते हुए कहा कि भैया, इन सब पर भाभी का अधिकार है, तो आप मुझे नहीं, इन्हें दीजिए ये सब, और जो भी पसंद करेंगी मेरे लिए, मुझे वही पसंद होगा। तब देविका ने कहा कि नहीं सलोनी, इस घर की बहू तुम हो और बहू होने के नाते ये घर और इस घर की सारी चीज़ें से अब तुम्हारा अधिकार है। मुझे अपने हक की जितनी जिम्मेदारी उठानी थी मैंने उठा ली, और अब बस मुझे आराम करना है और तुम्हें काम करना है। और फिर देविका जोर से हंसने लगी। साथ ही देविका की इस बात से कुणाल, देव आहूजा और सलोनी भी हंसने लगे, पर कुणाल की आंखों में सलोनी के इस समर्पण को देखकर आंसू आ गए। अगले ही दिन देव आहूजा और कुणाल होने वाली पार्टी की तैयारियों में लग गए। इसके साथ ही देविका और सलोनी अपने शॉपिंग और पार्लर के लिए चली गई। सलोनी ने अपनी माँ और बुआ को भी इस पार्टी के लिए इनविटेशन दे दिया था, तो वो भी आज की पार्टी के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रही थी। पार्टी की तैयारी में कब दिन बीत गए किसी को पता भी नहीं चला और पार्टी का समय होगा। अब तक सारे मेहमान भी घर आ चुके थे और देव आहूजा, साथ ही कुणाल सबका स्वागत करने में लगे थे। इसी बीच सलोनी की मां रेणुका और भुआजी आ गए और देव आहूजा और कुणाल ने भी उनका भी बड़ी खुशी से दिल से स्वागत किया। पर पार्टी में अभी भी देविका और सलोनी नहीं थी। तभी रेणुका जी ने कुणाल से सलोनी और देविका के बारे में पूछा, तो कुणाल ने कहा कि आज आपकी बेटी की मुंह दिखाए की रस्म है, तो अब तैयार होने में उनको वक्त तो लगेगा। और तभी देविका ने ताली बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा कि आप लोगों का यहाँ हमारी इस छोटी सी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत सह धन्यवाद। ये पार्टी मेरे पति देव आहूजा और मेरे देवर कुणाल आहूजा ने मेरी घर वापस लौट आने के साथ साथ और इस घर की बहू की मुंह दिखाई के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। और आप सबका इंतज़ार ख़त्म करते हुए मैं अपनी देवरानी कम छोटी बहन जादा को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। तो मिसेज सलोनी आहूजा, आपका स्वागतम है। और फिर सलोनी गोल्डन रंग की चमचमाती साड़ी के ऊपर से नीचे तक सज धज कर नीचे आई और उसको देखकर कुणाल की आंखें आज फटी की फटी रह गई। फिर सलोनी ने सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और फिर सबने पार्टी का मज़ा लेना शुरू कर दिया।
पार्टी के बीच में ही अचानक से एक आदमी अंदर आया और देव आहूजा से उसने कहा कि बाहर पुलिस आई हुई है आपसे मिलने के लिए। ये सुनकर सब लोग बड़े परेशान हो गए कि अब अचानक पुलिस क्यों आ गई घर पर। तभी देव आहूजा ने पुलिस को अंदर बुलाने के लिए कहा और जब पुलिस अंदर आई तब देव आहूजा ने पुलिस से यहाँ अचानक से घर आने का कारण पूछा। तो पुलिस वालों ने बताया कि देव जी, हम ऐसे अचानक से आपके घर आना तो नहीं चाहते थे और हमें अगर थोड़ा भी पता होता कि आपके घर में जश्न चल रहा है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। देव आहूजा ने बहुत ही विनम्र होकर कहा कि कोई बात नहीं, आपको कुछ ज़रूरी ही काम होगा इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा। अब जो भी बात है आप बिना किसी संकोच के बोल सकते हैं। तभी पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं जिससे मिलना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पुलिस की बात सुनकर देव आहूजा, देविका और कुणाल, सलोनी, रेणुका और बुआ सभी हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कौन है। तभी पुलिस वालों ने महिला पुलिस को इशारा करते हुए उसे अंदर लाने के लिए कहा तो सामने 3 चेहरे आए। पहला मालिनी का, दूसरा गौरी का और तीसरा गौरी के बॉयफ्रेंड सूरज का। मालिनी और गौरी को देखकर रेणुका, सलोनी और बुआजी हैरान रह गई, पर गौरी और सूरज को एक साथ में देखकर सिर्फ कुणाल ही हैरान रह गया। लेकिन देव आहूजा और देविका आहूजा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी देविका ने सलोनी से कहा कि सलोनी, ये तुम्हारी बहन गौरी है क्या? तब सलोनी ने कहा कि हाँ भाभी, ये मेरी बहन गौरी है, पर ये दोनों इसके साथ में कौन है और ये तीनों एक साथ पुलिस की गिरफ्त में कैसे? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब देव आहूजा ने पुलिस वालों से कहा कि जो भी बात है आप प्लीज साफ साफ बताइए। तब पुलिस ने गौरी को आगे करते हुए कहा कि सारी बात हम आपको नहीं बल्कि ये लड़की आपको बताएगी। मालिनी जी को देखकर रेणुका जी को गौरी की बात याद आ गई, जो गौरी ने मालिनी और अपने पति के बारे में बताया था कि उन लोगों ने कैसे गौरी के साथ धोखा किया था और उसे जान से मारने की कोशिश की थी। रेणुका जी को जैसे ही गौरी की बात याद आई, उनका मालिनी को देखकर खून खौल गया और उन्होंने मालिनी के पास जाकर उसे एक थप्पड़ जोर से मारा और कहा कि तू कितनी चालाक निकली। मेरे सामने मीठी मीठी बातें करके तूने मेरी फूल सी बच्ची की जान लेने की कोशिश की और कहा कि तेरा पति, जिसे तूने अपना देवर बताकर शादी करवाई थी, आज तो मैं तेरे साथ साथ उसे भी नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ खड़ी पुलिस वालों ने पुलिस ने कहा कि आप ये क्या बोल रही हैं मैडम? बल्कि इन्होंने ही गौरी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवाई थी और इतना ढूंढने के बाद हमें ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिली। तब रेणुका ने हैरानी से पुलिस की तरफ देखते हुए बोला कि पुलिस कंप्लेन किस जुर्म में? तब पुलिस ने बताया कि मालिनी जी ने गौरी पर अपने देवर के खून के जुर्म में पुलिस कंप्लेन करवाई है। ये सुनकर सबसे ज़्यादा सदमा तो कुणाल को लगा, क्योंकि गौरी ने कुणाल से अपने और अपने पति के बारे में जो कुछ भी बताया था, उसके बाद ही कुणाल के मन में गौरी के लिए हमदर्दी की भावना आई थी। पर खुद गौरी ने ही अपने पति का खून कर दिया। ये सुनकर तो कुणाल के पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। रेणुका, बुआ और सलोनी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि गौरी इस हद तक गिर सकती है। तभी रेणुका जी ने गौरी को लगातार 2 से 3 थप्पड़ लगातार मारे। कहा कि तूने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला कि तेरे पश्चात तेरे पति और भाभी ने मिलकर कितना बड़ा धोखा किया है। बोल, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तूने हम सबकी भावनाओं का मजाक बनाया? तभी सलोनी ने अपनी माँ को संभाला और गौरी से दूर किया। तब मालिनी ने कहा कि ये लड़की क्या बताएगी अपने गुनाह के बारे में? मैं आप सबको बताती हूँ कि इसने कैसे अपने पति यहाँ तक कि मेरी जान लेने की कोशिश की है। वो तो भगवान की कृपा से मैं वहाँ से बच निकली, नहीं तो आज इसके गुनाह की सज़ा शायद ही इसको मिलती। फिर मालिनी ने बताया कि शादी के कुछ दिन तक तो ये लड़की ठीक ठाक थी।
हाँ, घर में कदम रखते ही इसे पैसों की गर्मी तो बहुत चढ़ गई थी। मैंने और मेरे देवर ने सोचा कि गरीब घर की लड़की है, कभी भी इतनी धन दौलत इसने देखी नहीं होगी, इसलिए शायद ऐसा कर रही है। पर धीरे धीरे इस लड़की ने अपने रंग और ढंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले इसने हर काम के लिए मना कर दिया और फिर अपने पति और मुझे भी उल्टे सीधे जवाब देने लगी। इसी बीच विदेश में रह रहे मेरे पति की तबीयत अचानक से ही खराब हो गई, तो मुझे कुछ दिनों के लिए वहां जाना पड़ा। मेरे ना रहने पर इस लड़की ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दिया। मेरा देवर पैरों से अपाहिज था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर इसकी शादी कर देंगे तो कम से कम कोई उसे संभालने वाला तो होगा और उसका भी अकेलापन दूर हो जाएगा। इसलिए हमें किसी गरीब घर की लड़की को लाने का फैसला किया था, क्योंकि मैंने सुना था कि जो लोग गरीब होते हैं उनके दिल में दया और प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा होती है। पर इस लड़की के अंदर एक खूबी न थी। इसका तो सिर्फ रंग गोरा था और इसका दिल कोयले से भी काला था। इसे अपनी सुंदरता का इतना घमंड था कि अपनी खूबसूरती का नाजायज फ़ायदा उठाने लगी। और इसने छी, मुझसे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि इसने अपने पति की अपाहिज होने का इतना फ़ायदा उठाया कि इसने अपने ही घर के नौकर के साथ अवैध संबंध रख लिया। और जब मेरे देवर को इस बात की खबर हुई तो उसने इसे पहली बार सिर्फ वार्निंग देकर माफ़ कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि कमी उसके पैरों में है तो उसे इस लड़की को एक और मौका दे देना चाहिए। पर उसे क्या पता था कि जो एक मौका वो इसे सुधारने का दे रहा है, वो उसे अपनी ज़िंदगी की कीमत देकर चुकाना पड़ेगा। एक दिन मेरा देवर ऑफिस के किसी काम से बाहर चला गया तो इस लड़की ने उस नौकर को अपने बेडरूम में बुला लिया। पर ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म होने की वजह से मेरा देवर जल्दी ही घर वापस आ गया और वो जब अपने बेडरूम में गया तो उसने इस लड़की को बिना कपड़ों के उस नौकर के साथ देख लिया। और कोई भी पति, चाहे वो गरीब हो या शारीरिक रूप से कमज़ोर, अपनी पत्नी को कभी भी किसी और के साथ नहीं देख सकता। और इसी वजह से मेरे देवर को इस लड़की पर इतना गुस्सा आया कि उसने पास रखे फ्लावर पॉट को इसके ऊपर फेंक दिया, जो इसके सर पर लगते लगते रह गया। और मेरे देवर की इस हरकत से इस लड़की ने गुस्से में पहले खुद बहुत मारा और फिर उस नौकर को कहकर अपने पति को मरवाया। फिर प्रॉपर्टी के कागज जो मेरे देवर के मरने के बाद उसकी पत्नी, जो कि ये लड़की थी, उसके नाम होने वाले थे, तो इस लड़की ने उस प्रॉपर्टी के कागज को बदलकर उसने मेरे देवर के जीते जी ही अपने नाम मनवा लिए। और जब मेरे देवर ने इसे मना किया और उस पर साइन नहीं किया तो इसने उसे जान से मारने की धमकी दे दी और जोर ज़बरदस्ती उससे साइन करवा लिए। और फिर उसे मारने के लिए किचन से चाकू लेने चली गई। और तभी मैं घर आ गई और मैंने इसे आवाज़ लगाई, पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मेरे देवर के चीखने की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मैं भागकर उसके रूम में गई तो देखा कि मेरा देवर ज़मीन पर घायल पड़ा हुआ है। मैंने उसे तुरंत ही उठाने की कोशिश की, पर वो शायद जान चुका था कि अब उसकी मौत तय है। इसलिए उसने मुझे जल्दी ही इस लड़की की सारी सच्चाई बताई और मुझे वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाने के लिए कहा। पर तब तक ये लड़की और वो नौकर किचन में चाकू लेकर रूम की तरफ आ रहे थे। इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए खुद को पर्दे के पीछे छिपा लिया, पर अपने देवर को ना बचा पाई। और फिर इस लड़की ने मेरी ही आंखों के सामने मेरे देवर को चाकू से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। और ये देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी चीख निकल गई। और फिर इसकी नज़र मुझ पर भी पड़ गई और फिर ये और वो नौकर मेरी जान के पीछे पड़ गए। पर मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। और इस हादसे में मैं डर गई कि मैं कई महीनों तक इस हादसे के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। और जब होश आया तो मैंने तुरंत ही इस लड़की के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा दी।
तो दोस्तों कल कहानी का अंतिम भाग आएगा। कहानी के अंतिम भाग में देखते हैं गौरी किसके बच्चे की मां बनने वाली थी। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।